नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। कल यानी 23 अप्रैल भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा और बेहद अहम दिन, जब राजनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील और चर्चित राज्यों में सत्ता की दिशा तय करने के लिए जनता वोट डालेगी। एक तरफ दक्षिण का सियासी किला तमिलनाडु, जहां एक ही चरण में 234 सीटों पर वोटिंग होगी, तो दूसरी तरफ पूर्व का राजनीतिक रण पश्चिम बंगाल, जहां 152 सीटों पर पहले चरण के साथ लंबी चुनावी लड़ाई की शुरुआत होगी। यानी एक दिन दो बड़े राज्य और करोड़ों मतदाता तय करेंगे सत्ता की दिशा और देश की राजनीति का अगला संदेश। दक्षिण में मुकाबला सीधा और निर्णायक, तो पूर्व में चरणबद्ध संघर्ष और बदलती सियासी बिसात। क्या बंगाल में फिर गूंजेगा ममता बनर्जी का नाम, या भाजपा कर पाएगी अपनी मजबूत एंट्री? और तमिलनाडु में किसके हाथ लगेगी सत्ता की चाबी? क्या जनता फिर पुराने भरोसे पर मुहर लगाएगी या बदलेगी सरकार? आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। चर्चा में मौजूद है बीजेपी से पंकज जोशी जी, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ पंकज शर्मा जी हैं, पंकज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही योगेंद्र गुप्ता जी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। योगेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास है ये दोनों राज्य, हम तमिलनाडु की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें। शुरुआत पंकज जोशी जी आपसे ही करते हैं। साउथ के चुनाव, वहां की रणनीति, वहां के वोटर्स, एक अलग तरह के चुनाव वहां पे देखने को मिलते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल हमेशा चर्चाओं में रहा है पंकज जी। और इस बार बीजेपी के दावे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पिछली बार काफी टक्कर बीजेपी ने दी थी, और जब 77 सीटें आ जाए, जहां पर सीट ना के बराबर हो या एक दो सीटें हो, तो इसके बाद जोश और बढ़ जाता है। उम्मीद कितनी कर रहे हैं इस बार पश्चिम बंगाल से, क्योंकि कल तो पहले चरण का मतदान होना 152 सीटों को लेकर? देखिए, बिल्कुल श्वेता जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि तृणमूल जो है बंगाल से जिस तरीके का पिछला राज्य का शासन रहा है और जिस तरीके से लूट का शासन रहा है, जिस तरीके से वहाँ बलात्कार हुए हैं, कॉलेज में जिस तरीके से जो है कांड हुआ, मेडिकल कॉलेज के अंदर जो कांड हुआ, और उसके बाद में आई पैक में जिस तरीके से आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने विचार रखे कि लोकतंत्र की पूरी तरीके से, जहां लोकतंत्र की स्थापना का जो है वो लगभग देश था, कि जहां से बेसिकली हम चाहे कोई भी आज़ादी का आंदोलन रहा हो, चाहे ये हो, बंगाल बहुत जो है महत्वपूर्ण जो है स्टेट में से था। और वहीं आज जो है सुप्रीम कोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी कि वहां पे लोकतंत्र को एक मुख्यमंत्री ने नष्ट कर दिया। तो निश्चित रूप से कल वहां की जो जनता है, जागरूक जनता है वेस्ट बंगाल के, वो कल जो है इस पे मोहर लगाएगी, और मुझे लगता है कि तृणमूल को जो है मूल रूप से वहां से समाप्त कर देगी। वहां मूल रूप से वहां से तृणमूल का समापन जो है तय है। ठीक है, आइए आप मान रहे हैं कि कमल का फूल इस बार पश्चिम बंगाल में खिलेगा। कल पहले चरण की जो 152 सीटें हैं बेहद महत्वपूर्ण। पंकज शर्मा जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। पंकज जी, पश्चिम बंगाल की हम पहले बात करते हैं, इसके बाद तमिलनाडु पर आएंगे। पश्चिम बंगाल में मुख्य जो टक्कर है वो तृणमूल कांग्रेस में और बीजेपी में नजर आती है। कांग्रेस का स्टैंड पश्चिम बंगाल को लेकर क्या है? क्योंकि जब वहां के मुद्दे हुए या कई ऐसी घटनाएं पिछले 5 साल में देखने को मिली, तो कांग्रेस ने भी आवाज बुलंद की थी। इस चुनाव में क्या तैयारी है, क्या उम्मीद है कल 152 सीटों को लेकर? देखिए श्वेता जी, कांग्रेस कोई भी चुनाव अगर लड़ती है तो कांग्रेस चुनाव विकसित भारत के और विकसित प्रदेश की परिकल्पना के साथ चुनाव लड़ने का काम करती है। और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में भी एक विकसित पश्चिम बंगाल की परिकल्पना के साथ ये चुनाव लड़ रही है। हम लोगों ने हर वर्ग के लिए, वहाँ वाले महिलाएं हों, महिलाओं के लिए दुर्गा सम्मान निधि की हमने योजना की बात हमने वहाँ की है। अभय महिला सुरक्षा एक्ट की बात वहाँ पर हम लोगों ने की है। हम लोगों ने हेल्थ प्रोटेक्शन 10 लाख रुपए तक का वहाँ देने का वायदा हम लोगों ने गारंटी दी है। एजुकेशन, जो फ्री एजुकेशन है बॉयज़ के लिए ग्रेजुएशन तक, और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन फीमेल तक के लिए, सबके लिए वहाँ फ्री करने की हमने वायदा हम लोगों ने किया है। यूथ सम्मान की बात हम लोगों ने की है। वहाँ जितनी भी वैकेंसीज हैं उनको फुलफिल हम लोग करेंगे, ये वादा हम लोगों ने, ये गारंटी हम लोगों ने वहाँ की जनता को दी, वहाँ के युवाओं को दी है। जो किसान है वहाँ को, उनको भी हम समृद्ध करें, उसकी भी बात हम लोगों ने की है। उनको भले ही 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बात करनी हो, या वार्षिक रूप पे हमें उनको 15,000 रुपये देने का वायदा किया। दूसरी बात मैं आपके सामने बीजेपी की करना चाहूँ। वहाँ विपक्षी दल में बीजेपी चुनाव लड़ रही है और तृणमूल भी लड़ रही है, लेकिन देखिए बीजेपी है वो पिछले कुछ सालों में लगातार, जो 12 साल से वो सत्ता में है, और 12 साल में आप देखेंगे कि वो कभी या तो मंगलसूत्र या मुजरे पे चुनाव लड़ती है, कभी हिंदू या मुसलमान पे चुनाव लड़ती है, कभी वो
गाय या भैंस पे चुनाव लड़ती है, तो जो कभी शमशान कब्रिस्तान पे चुनाव लड़ती है। बीजेपी के पास जो मुद्दे देश के विकास के लिए होने चाहिए, भले वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसान हो, महिला सशक्तिकरण हो, उस पर वो कोई काम नहीं करती है, केवल इन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। और एक मैं आखिरी बात आपको करना चाहूंगा, बीजेपी ने जब 2014 में चुनाव लड़ा था तो कुछ वायदे किए थे। मैं आज आपके माध्यम से पश्चिम बंगाल की जनता से भी आग्रह करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो आएंगे सत्ता में तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन सच ये है कि 45 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग वहां बेरोजगार हो चुके हैं पूरे देश में। और साथ अगर मैं बात करूं तो लगभग 40% ग्रेजुएट इस समय देश में बेरोजगार हैं। वादा किया था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में। लेट मी कंप्लीट गिव मी 30 सेकंड्स ओनली। 15 लाख लोगों को हम खाते में सबके पैसे देंगे, वो खाते में पैसे 15 लाख लोगों के नहीं आए। काला धन वापस लाने की बात थी, लेकिन काला धन वापस तो नहीं आया, लेकिन बढ़कर बहुत ज्यादा हो गया है। 50 लाख करोड़ का कर्जा इस देश पे हुआ करता, जो अब 205 लाख करोड़ का कर्जा हुआ था। सबसे वायदा किया था कि हवाई जहाज में जो हवाई चप्पल वालों को भी हवाई जहाज में बैठने की सहूलियत देंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में 3 से ज्यादा हादसे हो गए। उससे पहले भी बड़े हादसे हुए हैं, और किस तरीके से इंडिगो जैसी फ्लाइट्स ने कैसे पैसे वसूले हैं जनता से, हम सब लोगों ने देखा है। बुलेट ट्रेन का वायदा किया था, किसानों की आय दुगना करने का वायदा किया था, गंगा की सफाई करने का वायदा किया था, और आतंक मुक्त भारत की बात की थी। आतंक मुक्त भारत की बात की थी, लेकिन आज हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से पहलगाम, पुलवामा, दिल्ली का हत्याकांड हो, राजौरी हो, पुंछ हो, तमाम जगह आतंकवादी हमले हुए, लेकिन ये सरकार कोई भी कार्रवाई करने में असफल रही। तो ये तमाम जो वायदे किए थे वो वायदे भी फुलफिल नहीं किए। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता को देखने चाहिए कि जो 12 साल में जो वायदे कंप्लीट नहीं किए, और जो दूसरे जो वायदे करते हैं उनको रेवड़िया बताने वाले आज इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लोकसभा के जनता को वोट डालना चाहिए। पश्चिम बंगाल की जनता ध्यान में रखे, लोकसभा में किए वादों को पश्चिम बंगाल की जनता ध्यान में रखे, क्योंकि पीएम मोदी वहां पर पहुंचे। एक कमेंट इस पर, फिर मुझे योगेंद्र जी का रुख करना है। श्वेता, देखिए जो अभी कांग्रेस वाले ने कहा, मैं कह रहा हूं कि उसकी तो रिपोर्ट आपने 2019 में देख लिया, आपके हर्ष क्या हुआ। और अपने आप को विकसित राष्ट्र की परिकल्पना करने वाली जो है पार्टी, 400 से ऊपर सीटें वाली पार्टी, आज विपक्ष का नेता तय करने की पोजीशन में नहीं है। मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा पोजीशन क्या होगी। हम तो दो वाले लोग हैं कि 2 वाले लोग जो है पूर्ण बहुमत पर आए, और हमने यही कहा कि अभी इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। मैं कह रहा हूं आप देखिए ना, बंबई में क्या हुआ था, बंबई में जो हुआ था उसके बाद आपने कुछ कर भी नहीं पाए थे, लेकिन यहां जो भी यदि आतंकी हमला हुआ उसका जवाब जो है उसको जो है आंखों में जाकर के दिया, उसके घर पे जाकर के दिया। उसके बाद मैं बताता हूं कि आज यदि विकास की बात कर रहे हैं, अरे जवाब छोड़िए ना, मैं कह रहा हूं आपको, लेकिन ये कह रहा हूं मैं वेस्ट बंगाल की बात करें कि वेस्ट बंगाल में इनका शासन हुआ करता था, आज इन्हीं के शासन से टूट करके अलग हुई उनका शासन। और आज कहां पर कांग्रेस खड़ी हुई है। मैं कह रहा हूं कि आज यदि तीसरे नंबर पे भी आ जाए कांग्रेस, है ना, तो बता दीजिएगा कि तीसरे नंबर पे। तो मैं कह रहा हूं कि जो चीजें हैं कहीं ना कहीं जो है पार्टियां जो है उनको, लेकिन मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी शासन वहां रहा उस शासन के साथ खड़ी रही, उनके लोगों के साथ खड़ी रही, जो लोग जो है वहां पर जो अन्याय हुआ उसके साथ में चुप बैठे रहे, है ना, उन लोगों को जो है जवाब दीजिए। रुकिए सर, पंकज जी अभी रुकिए, मैं आपसे जवाब लूंगी बिल्कुल आप जो कहना चाह रहे हैं। मैं एक बार योगेंद्र गुप्ता जी का रुख करना चाहिए। योगेंद्र जी, पश्चिम बंगाल का चुनाव कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हम तमिलनाडु की बात करेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल का क्योंकि 2 चरणों में है, कल 152 सीटें, और ये 152 सीटें इसलिए भी अहम है क्योंकि जब इन 152 सीटों में हम अगर 5 साल पहले यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो करीब 58 सीटें यहां से बीजेपी ने जीती और 92 सीटें करीब यहां से टीएमसी ने जीती थी। ऐसे में कल पहले चरण को लेकर सिर्फ हम फोकस करें, बात करें, तो क्या आपको लगता है, क्या खेला होबे की जो बात कही जा रही थी इस बार कुछ हो पाएगा जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया, और क्या पश्चिम बंगाल में मुद्दे अहमियत रखेंगे? स्थानीय मुद्दों की अगर हम बात कर लें, क्योंकि कई अलग अलग कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार के तरीके भी यहां पर देखे गए। इस बार की पश्चिम बंगाल की जनता का मन क्या कहता है, क्या नजर आता है, एनालिसिस क्या कहता है अभी तक में? देखो श्वेता, वोटर के मन में झांकना तो बहुत कठिन है, और हमेशा वोटर ने कई बार दर्शाया है कि उसको मन को पढ़ना संभव नहीं है। लेकिन जहां तक हम परिस्थितियों का राजनीतिक विश्लेषण अगर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि जो बंगाल का चुनाव है वो इस वक्त युद्ध का रूप ले चुका है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसके लिए एक सुनहरा मौका है, जब लगातार 3 बार सत्ता में काबिज टीएमसी की एंटी इनकम्बेंसी जो होगी उसका फायदा उठा करके सत्ता में आ सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी जितनी भी रीति नीति है, जो उसके हथियार है, सारे वहां पर झोंक दिए हैं। वो चाहे एसआईआर के माध्यम से बहुत सारे वोटों का शुद्धिकरण रहा हो, और चाहे वो जो अभी रिसेंटली महिला आरक्षण का जो बिल लेकर आए थे और उसके गिरने के बाद में उसको मैसेज तक पहुंचाना वो रहा हो, चाहे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रहा हो, चाहे विकास का मुद्दा रहा हो, पूरे तरीके से उन्होंने अपने आप को झोंक दिया। और उनका मानना यह है अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन दूसरी टीएमसी ने अपने आप को झोंक दिया। उसको भी लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बार नहीं रोका तो फिर भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं रोक पाएंगे। तो वो भी अपना जो सारा खेल है वो खेल रही है। अब आपको दोनों चीज समझनी पड़ेगी।
भारतीय जनता पार्टी के पास में खोने के लिए कुछ है नहीं, विजय के लिए बहुत कुछ है, और वो सारे के सारे अपने कार्ड वहां पर खेल रही है। टीएमसी के पास खोने के लिए सब कुछ है और पाने के लिए बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि सत्ता उनके पास ऑलरेडी है। तो टीएमसी ने क्या किया, दोनों ने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बना ली। टीएमसी इस समय इस बात पर चल रही है कि हम ऑलरेडी सत्ता में हैं, जनता के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आने पे इतना कुछ करेंगे, और बाकायदा जो महिलाएं हैं उनको वहां पर वो एक राशि वहां पर देते भी हैं, वहां पर वो एक राशि वहां पर, तो वो उसके माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा उनका कहना ही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो समझ लीजिए आप लोगों का वोट का अधिकार छिन जाएगा और आप लोगों को जितनी योजना वो सारी छिन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वहां पे कटमनी चल रही है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार है, और हिंदुओं का मुद्दा ऑफकोर्स हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी का होता है, तो उसको लेकर आगे बढ़ रही है। ये कहना कि ऊंट भारतीय जनता पार्टी के करवट लेगा या फिर टीएमसी के बहुमत में करवट लेगा, चुनाव प्रचार में अमूमन देखा जाता है कि वही चीजें होती हैं, घूम फिर के कुछ अलग अलग तरीके से। लेकिन इस बार के चुनाव की बात करें, एसआईआर पहले नहीं था, एसआईआर है, एसआईआर का मुद्दा कितना हावी रहेगा और एसआईआर का असर कितना दिखेगा? देखो श्वेता, एसआईआर का जो मुद्दा है, जो ममता बनर्जी है उन्होंने बहुत जबरदस्ती से उठाया है, और उन्होंने एक मैसेज ये भी दिया है कि एसआईआर इस बार जो वोट कटे उनके वोट कटे, और आने वाले कल में अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो सीधा सीधा मुस्लिमों के लिए मैसेज है ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो उसके बाद में यहां पर जो होगा ये लोग आगे से वोट नहीं दे पाएंगे। तो अभी मान के चलिए कि जो मुस्लिम वोट जो बहुतायत में टीएमसी को वोट करता है, वो बीच में ऐसा लग रहा था जब हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद वहां बनाने का सोचा और ओवैसी ने जब उनके साथ हाथ मिलाया, लेकिन चूंकि बाबरी मस्जिद की वजह से हुमायूं कबीर का जो वीडियो है वो वायरल हो गया, तो मुसलमानों में एक मैसेज तो चला गया मोहम्मद से वहां पर कि भाई ये जो हुमायूं कबीर है वोट काटने के लिए आए, वोट जीतने के लिए नहीं आए। तो टीएमसी ने वहां तो पार पा ली, तो एक मैसेज तो बड़ा साफ साफ वो दे रही है कि इन सबको जो अल्पसंख्यक है उनको एकजुट होना ताकि वहां पर उनके वोट बटे नहीं और टीएमसी वापस सत्ता में आ सके। अब जहां तक सवाल दूसरे हिंदुओं का है, तो हिंदुओं को लगातार आपने देखा होगा कि बीच में उन्होंने काली का मंदिर बनाने की घोषणा की, लगातार मंदिरों में जाती रही है, बहुत सारे काम करती रही है, तो उनको मैसेज भी दे रही है कि मैं भी आपके साथ हूं। तो टीएमसी का जहां तक सवाल है, टीएमसी पूरी कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से इनके प्रकरण एसआईआर के मुद्दे के माध्यम से ये बताते हुए लोगों को कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो आप वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे, वो एसआईआर को उठा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना यह कि हमने एसआईआर में शुद्धिकरण करके जो यहां पर घुसपैठिए थे उनको हमने निकाला। और एक बात आप और भूल रही हैं, लगातार आप अखबारों की हेडलाइन पढ़ रही हैं कि बाकायदा जयपुर आप ले लीजिए, हालत ये कि जो बंगाली कारीगर और सब कुछ है वो यहाँ पर बंगाली कारीगरों का टोटा हो चुका है। लोग यहाँ से भेजे जा रहे हैं, बस से भेजे जा रहे हैं, ट्रेन से भेजे जा रहे हैं, और वो जाने के बाद में वहां पर किसके वोट करेंगे किसको नहीं करेंगे। लेकिन तय है कि जो लड़ाई है वो लड़ाई इतनी जबरदस्त है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी उसमें 1% भी वहां पर लेश मात्र कोई कमी रख रही है और ना ही टीएमसी कोई कमी रख रही है। ठीक है, मैं इस पर आगे आऊं, लेकिन मुझे तमिलनाडु पर भी एक रिएक्शन चाहिए क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है और मैं पंकज शर्मा जी आपका रुख करना चाहूंगी। साउथ की हम दक्षिण की बात करें, वहां पर भी चुनाव बहुत अलग तरह का, और तमिलनाडु का चुनाव 234 सीटों पर एक ही चरण में सभी सीटों पर हो रहा है, क्या नजर आता है आपको? देखिए, मैं तमिलनाडु पे जाऊं उससे पहले जो भाजपा के प्रवक्ता ने जो आरोप लगाया उसका जवाब देना चाहूंगा, जल्दी से जवाब दे देता हूं। इन्होंने कहा कि मुंबई हमले में हम लोगों ने क्या कार्रवाई की। देखिए, आप आतंक मुक्त भारत की परिकल्पना के साथ आए थे, लेकिन मुंबई में जो हमला हुआ उस हमले में 10 आतंकवादी ताज होटल में घुसे थे, उन 10 के 10 आतंकवादियों में से 9 को वही मार गिराया गया। एक आतंकवादी बचा के साथ, एक आतंकवादी के साथ प्रधानमंत्री 3 बार प्रेस करके एक आतंकवादी का साथ बचा, उसको फांसी दे दी गई। आप पहलगाम पर चुप रहे, आप पुलवामा में चुप रहे, आपने अभी तक कोई कार्रवाई रियासी में हो, इसके अलावा पूंछ हो, राजौरी हो, तमाम घटनाएं हो, उन पे अभी तक कोई कार्रवाई कंक्रीट हुई नहीं। और देखिए, तमिलनाडु की आप बात करें, तमिलनाडु में हम लोगों ने 6 गारंटियां दी है, हम वहां गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे वहां हम सरकार रिपीट करने जा रहे हैं। मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूं। क्यों इस कॉन्फिडेंस की बड़ी वजह क्या? देखिए, कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजह यही है कि लगातार जो साउथ वाले हैं वो कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि मगर ये ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो समझदारी कहीं ना कहीं ज्यादा उन लोगों ने दिखाई है। और आप देखिए कि जो शमशान, कब्रिस्तान, मुजरा और जो मंगलसूत्र की बात कर लो, हिंदू मुस्लिम की बात, ये मुद्दे वहां काम नहीं करेंगे। भाजपा की जो कोर आइडियोलॉजी वाले मुद्दे हैं वो वहां काम नहीं करेंगे। वहां तो विकसित तमिलनाडु की परिकल्पना का काम करेगा। वहां हम लोगों ने वो योजनाएं दी है, वहां युवाओं के लिए योजनाएं दी है, वहां बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी है, वहां महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने काम किया है, वहां वैकेंसी फुलफिल करने की बात हुई है, वहां हेल्थ प्रोटेक्शन दिया गया है, एजुकेशन के लिए बात की गई है। ये वो आधार है जिस पर आप दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर
सरकार रिपीट करेंगे। पंकज जोशी जी, तमिलनाडु की बात करें, इस बार नई पार्टी भी है विजय की, थोड़ा सा तस्वीर बदलती हुई भी नजर आएगी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या स्थिर सरकार चुनेगी या बदलाव चाहेगी तमिलनाडु की जनता? देखिए, मुझे लगता है वहाँ बदलाव होगा। और श्वेता, दो चीज बड़ी बात कहता हूँ कि हम लोगों ने कहा कि जो है, आपने खुद ने देखा 1977 के अंदर यदि पार्टी के नतीजे यदि पार्टी देखेगी तो ये पार्टी वो वाली पार्टी थी जिनको लगता था कि हम जो है साउथ से जो है बढ़त लेते हुए और नॉर्थ में आने के बाद जो है सत्ता से बाहर हो गए थे। तो मैं कह रहा हूं कि आज उनकी स्थितियां भी ये हो गई हैं कि वो भी जो है सहयोगियों के सारे जो है बैसाखी सारे खड़े हुए हैं। लेकिन मैं गारंटी दे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी साउथ में भी जो है अपनी धीरे धीरे जो है वहां पर अपना जन लोगों में अपना जो है स्थान बना रही है। और आने वाले वक्त के ऊपर आप देखेंगे कि वहां के जो हमारे वोटर्स हैं, वहां की जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो निश्चित रूप से जो है हम भी चुनाव भी लड़ रहे हैं और जो वहां पे बदलाव है वो भी देखने को मिलेगा। वहां के लोगों को जो है जिस तरीके की वहां के कानून व्यवस्था थी, जिस तरीके के वहां घटनाएं घटी, मुझे लगता है कि जनता जो है वहां पर फिर एक बार बदलाव करेगी और जो है जो पार्टी है गठबंधन की, उसको वहां पर भी जो है अपने से वहां से हार का मुंह देखना पड़ेगा। योगेंद्र जी, तमिलनाडु जहां पे आपको लगता है कि जो स्थानीय पार्टी उनका दबदबा बरकरार रहने वाला है, या राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं उनको भी कुछ खुश होने का मौका मिल सकता है? नहीं, देखो श्वेता, जो दक्षिण के राज्य हैं उनकी राजनीति बिल्कुल अलग तरह की होती है। अगर तमिलनाडु की बात आप करेंगे तो वहाँ डीएमके सत्ता में है, कांग्रेस उनके साथ में गठबंधन है, एआईडीएमके के साथ में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, और एक जो तीसरा पक्ष और है टीवी के, आप उसको भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। तो वहां पर जो वर्तमान में देखिए स्थिति ये कि ऐसा लग रहा था कि जो डीएमके है वहां सत्ता विरोधी लहर चल सकती है, उनको एक नुकसान हो सकता है और वहां पर एक संभावना बनती है आईडीएमके आने का। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि हाल ही में जो बिल गिरा है महिला आरक्षण का, तो इन 3 दिनों के अंदर जबरदस्त तरीके से स्टालिन ने एक घर घर में अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके यह मैसेज वहां पर फ्लोट करवाया है कि इस जो बिल था, ये बिल में जो परिसीमन था, परिसीमन का उद्देश्य ये था कि तमिलनाडु को जबरदस्त तरीके से आघात पहुंचाया जाए, उसकी आवाज को कम किया जाए, यानी दक्षिण के राज्यों को ये बात। और वहां उन्होंने पूरा चुनावी जो मापदंड था, जो राष्ट्रवाद था, बाकी जो भ्रष्टाचार थे, वहां से उठा करके पूरे चुनाव को उन्होंने शिफ्ट किया है। जो परिसीमन वाला जो बिल आया था लोकसभा में उसके ऊपर, तो उसके बाद में थोड़ी सी परिस्थिति वहां बदली है। वहां पर ऐसा लग रहा है कि टक्कर कांटे की है और संभावना, लेकिन अभी भी अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे तो मेरा मानना है कि जिस तरह की परिस्थितियां लगातार पिछले 3 दिनों बदल रही है, जिस तरह की खबरें वहां पर आ रही है राजनीतिक रूप से, वहां पर वर्तमान में जो डीएमके है वो अपनी सत्ता बनाने में कामयाब हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी तो बहुत कम सीटों पे चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस बहुत कम सीटों पे लड़ रही है। तो इंडिपेंडेंटली नेशनल पार्टी का आप कहेंगे तो सिर्फ इतना कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए कि वो अपने वहां पर वजूद वहां दिखाना चाहती है। असली जो लड़ाई वो एआईडीएमके और डीएमके के बीच में है और टीवीके के बीच में है। अब अगर टीवीके ने वहां पर इतने वोट, क्योंकि युवाओं में काफी लोकप्रिय है और हमेशा जो दक्षिण के राज्य है वहां पर अभिनेताओं की पार्टी हमेशा अच्छा खासा वजूद रखती आई है। तो अगर विजयन की जो पार्टी टीएमके है, अगर उसने वहां पर अच्छा खासा वोट, आपने अभी विजय, एक्टर विजय का जिक्र किया, आपने महिला बिल का जिक्र किया, तो क्या माने जो महिला, युवा या फर्स्ट टाइम वोटर है वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं तमिलनाडु में? देखिए, बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु की जो राजनीति है श्वेता, वो क्या है, बहुत जल्दी भावनात्मक मुद्दों को उठाती है। अगर उनको लगता है, आपको ध्यान होगा कि जो साउथ के राज्य है, कभी वहां पर हिंदी के ऊपर बवाल होता है और हिंदी कहा जाता है कि हमारी भाषा को खत्म किया जा रहा है, तो वहां पर वोटिंग हो जाती है। अब इस बार स्टालिन ने सीधे सीधे मैसेज पहुंचा है कि इस बिल के माध्यम से परिसीमन करके के जो दक्षिण के राज्य हैं और खासतौर से तमिलनाडु के राज्य, उसको आघात पहुंचा, तो इसकी आवाज को कम करने का षड्यंत्र रचा गया है। अब अगर ये लोकलवाद वहां पर चल गया, जिसकी उन्होंने कोशिश की है, तो निसंदेह एआईडीएमके को काफी नुकसान होगा। जो भारतीय जनता पार्टी अलायंस है, दोनों दलों का जहां तक सवाल है राष्ट्रीय स्तर पर, तो उनको सिर्फ अपनी वहां पर उपस्थिति दर्ज करनी है। वो कितनी सीटें आ सकती है अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा रोल वहां राजनीति में होने वाला इस चुनाव में तो कम से कम नहीं। क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बेहद महत्वपूर्ण है कल का चुनाव, क्योंकि तमिलनाडु की 234 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और पश्चिम बंगाल के पहले चरण की 152 सीटों पर कल वोट कास्ट किए जाएंगे। दोनों तरफ से अपने अपने मुद्दे, अपने अपने दावे हैं। अब देखना होगा कि मतदाता किसको चुनते हैं, किसके साथ जाते हैं और क्या बदलाव अपने राज्य में चाहते हैं। फिलहाल बिग फाइट लाइव में इतना ही, लेकिन